जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज के इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट PYQs मुझे लगे रिसेंट एग्जाम के जनरल नॉलेज वाले पोर्शन के, जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी जो सुपरवाइजर के सिलेबस में टॉपिक मेंशन हैं उनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs मुझे लगे, मैंने आज की इस लेक्चर में उनको इंक्लूड करा है। 20 PYQs मैंने यहाँ पर कवर करवाने, उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सी एक्सप्लेनेशन रिलेटेड प्रोवाइड करूंगा ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको टैकल कर पाओगे। और आप एक चीज नोटिस करोगे, एक आपको ट्रेंड भी समझ आएगा अगर आपने पहला मैराथन सेशन भी देखा होगा कि किस तरह से बेसिकली JKSSB क्वेश्चन फ्रेम करती है। बाकी रही जम्मू कश्मीर पोर्शन की बात, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ऑलरेडी एक मैराथन सेशन आ चुका है और एक मैराथन सेशन में उसका सेपरेटली भी आपके लिए लाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, एक पेन नोटबुक जरूर साथ लेके बैठना, क्योंकि MCQs के साथ साथ जो आपको क्वेश्चन में लिखवाऊंगा ना, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। एग्जाम में जाने से पहले 1-2 दिन पहले उसको जरूर रिवाइज करके जाएंगे आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्लाइमेट क्रॉप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन आपका कहता है गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो गोल्डन रेवोल्यूशन है, देखो डिफरेंट रेवोल्यूशन है, मेनली आपका टॉपिक क्रॉप्स मेंशन है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किसके रिलेटेड है हमें इसमें बताना है। प्रीशियस मिनरल्स के रिलेटेड है, पल्सेस एंड दाल के रिलेटेड है, जूट एंड कॉटन के रिलेटेड है, या हॉर्टिकल्चर एंड हनी के रिलेटेड है। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है हमें बताना है। आई होप आपने खुद इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई किया होगा। देखो इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी के साथ गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है। अब गोल्डन रेवोल्यूशन को आप कंफ्यूज नहीं करोगे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन के साथ। देखो यहां पर फाइबर वर्ड नहीं यूज हुआ है, सिर्फ गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी के साथ एसोसिएटेड है। अगर आ जाए आपको एग्जाम में गोल्डन फाइबर मतलब धागे की बात हो जाए, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन अगर एग्जाम में ये आ जाए तो फिर आपने क्या मार्क करना है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, जब फाइबर की बात आ जाएगी तब जूट लगाओगे, अदरवाइज गोल्डन रेवोल्यूशन सिर्फ हॉर्टिकल्चर एंड हनी के साथ एसोसिएटेड है। आई होप आप ये चीजें लिख रहे होगे। आप गोल्डन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन तो इस बार आ चुका है, मे बी ये वापस आ जाए, अदरवाइज और भी तो रेवोल्यूशन हुए हैं बहुत ज्यादा, वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, जूट के साथ एसोसिएटेड है। अब फाइबर की गोल्डन फाइबर तो देख ली, एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन भी है। अब गोल्डन फाइबर पूछ सकता है तो सिल्वर फाइबर भी तो पूछ सकता है। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, कॉटन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है सर, हमें समझ आ गया कि अगर गोल्डन रेवोल्यूशन आएगा तो हम हॉर्टिकल्चर एंड हनी पे मार्क करेंगे, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आएगा सर हम जूट पे मार्क करेंगे, और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आएगा तो हम कॉटन पे मार्क करेंगे। इतना तो सर हमें समझ आता है। अब इसके साथ साथ बाकी जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस आई हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। एक हेडिंग बनाओ जितने भी रेवोल्यूशंस हैं और उनको लिखते जाते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम में अगर आपको आए व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, तो दूध कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का, तो मिल्क रेवोल्यूशन। ठीक है, मिल्क के लिए जो रेवोल्यूशन है दैट इज नोन एज, मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रेवोल्यूशन जो आई है दैट इज नोन एज व्हाइट रेवोल्यूशन। बेसिकली रेवोल्यूशन आने का मतलब उसमें हमने ऐसी चेंजेस लाइक गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लगाए ताकि उसकी प्रोडक्शन को हम बढ़ा सके। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, तो सबको पता होता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, ये किस लिए आई थी, ताकि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है, व्हीट राइस इनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्योंकि हम पहले डिपेंडेंट थे, यूएसए वगैरह कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के लिए, अब हम इंडिपेंडेंट हैं। इवन हम हमारे पास सरप्लस होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बेसिकली वो सब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछे किसके साथ एसोसिएटेड है, फूड ग्रेन के साथ। ठीक है, फूड ग्रेन के साथ। व्हाइट रेवोल्यूशन पूछे मिल्क के साथ। देखो ये मत देखना कि ये क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है, आप जस्ट पढ़ो। अगर सपोज करो मैंने 20 क्वेश्चन इंक्लूड करे, अगर मैं 15 ही पढ़ा पाए 1 घंटे में तो 15 पढ़ाऊंगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पे कोई बंदिश नहीं है कि मुझे 20 कवर करवाने, बट मेरे को आपको, ताकि रेवोल्यूशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, मिल्क के साथ एसोसिएटेड। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया जो है वर्गीस क्यूरियन है। ठीक है, वर्गीस क्यूरियन, ये नाम बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, वर्गीस क्यूरियन, दो आपने नाम याद रखने, एक वर्गीस क्यूरियन, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ, और ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ इंडिया में कौन एसोसिएटेड है, MS स्वामीनाथन। ये दो नाम तो बिल्कुल मत बोलना, ये नाम आपको टिप्स में होने चाहिए। JKSSB नहीं भी पूछा किसी और एग्जाम में, आपको कभी ना कभी जरूर काम आएगा। तो वर्गीस क्यूरियन जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के एसोसिएटेड है, और MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। और रेवोल्यूशन देखते हैं इसके बाद, राउंड पोटैटो तो गोल होता है, पोटैटो गोल होता है, तो राउंड रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, पोटैटो के एसोसिएटेड है।
टमाटर तो रेड कलर का होता है, टोमेटो किस कलर का होता है, रेड कलर का। सो रेड रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड, टोमेटो के साथ। रेड रेवोल्यूशन टोमेटो के साथ भी एसोसिएटेड है और मीट के साथ भी एसोसिएटेड है, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी। सर हमें समझ आ गया, आपने बोला कि पोटैटो राउंड होता है इसलिए राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के एसोसिएटेड है, टमाटर जो है वो रेड कलर का होता है इसलिए रेड रेवोल्यूशन जो है टोमेटो के एसोसिएटेड है और मीट के साथ भी एसोसिएटेड है। सर एक चीज तो आपने बताई नहीं, क्या नहीं बताया, जब मैंने आपको गोल्डन रेवोल्यूशन बताया कि वो हॉर्टिकल्चर हनी के साथ रिलेटेड है, फिर मैंने आपको बताया गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, जूट के साथ। इसी तरह सर आपने हमें एक चीज बताई कि जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, कॉटन के साथ। बट सर आपने ये तो नहीं बताया कि सिल्वर रेवोल्यूशन सिर्फ किसके साथ एसोसिएटेड है। देखो एक बार यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन था, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, इसी तरह सर आपने सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन तो बता दिया कॉटन के साथ एसोसिएटेड है, बट आपने ये नहीं बताया सिल्वर रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन पोल्ट्री के साथ एसोसिएटेड, मतलब एग प्रोडक्शन के साथ सिल्वर रेवोल्यूशन जो है हमारा एसोसिएटेड है। तो ये चीज आपने याद रखनी, इस तरह से रिलेट करके चीजें पढ़ोगे ना तो लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। अब एक पूछा जाता है एग्जाम में पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है। पिंक रेवोल्यूशन देखो ऑनियन के लिए भी पिंक रेवोल्यूशन आई थी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल अगर हम दवाइयों को लेके उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी पिंक रेवोल्यूशन बोला जाता है, और प्रॉन की प्रोडक्शन के लिए भी पिंक रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो ऑनियन हो, फार्मा हो, प्रान हो, इन सब के लिए जो है पिंक रेवोल्यूशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब मैं 2-3 और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये सारी क्या है, अगर बोले कि फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे रेवोल्यूशन, फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फिश कहाँ होती है, पानी में, पानी का कलर होता है ब्लू, तो ब्लू रेवोल्यूशन, फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन है, पेट्रोलियम ब्लैक कलर का, तो ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। सर आपने अभी बोला फिश जो है वो पानी में होती है, पानी का ब्लू कलर होता है। सर पानी तो कलरलेस होता है, बिल्कुल, अभी मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, पानी कलरलेस ही होता है, बट अगर आप किसी समुद्र ओशन को देखते हो स्कैटरिंग वगैरह की वजह से वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट हमें याद रखना है, अब ये आप कमेंट सेक्शन में गलतियां नहीं निकालोगे कि सर पानी तो कलरलेस होता है। अभी मैं आपको जीके करवा रहा हूँ, जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पानी अगर आप गिलास में डालो तो आपको उसका कोई कलर नहीं होता, बट आप जब समुद्र में देखते हो तो वो ब्लू कलर का क्यों होता है, बट आपके सिलेबस में था नहीं तो मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है। अभी आपको इतनी जरूरत है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी रेवोल्यूशन देखी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर गोल्डन रेवोल्यूशन जो है हॉर्टिकल्चर हनी के साथ है, गोल्डन के साथ मैं फाइबर डाल दूंगा तो वो कॉटन के साथ, किसके साथ हो जाएगा, जूट के साथ एसोसिएटेड। इसी तरह सर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो कॉटन के एसोसिएटेड है, बट अगर मैं फाइबर हटा दूंगा सिर्फ सिल्वर रखूंगा तो वो पोल्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। सर मिल्क व्हाइट कलर का, तो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के साथ है। फूड ग्रेन्स के लिए ग्रीन कलर की रेवोल्यूशन है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। पोटैटो राउंड का होता है तो राउंड रेवोल्यूशन, टोमेटो रेड होता है तो रेड रेवोल्यूशन। उसके ऑनियन, फार्मा, प्रॉन के लिए हमारे पास पिंक रेवोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स ग्रे होते हैं तो ग्रे रेवोल्यूशन। फिश जो है पानी में होती है, पानी का ब्लू कलर होता है तो ब्लू रेवोल्यूशन। पेट्रोलियम ब्लैक होता है तो ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, और भी बहुत सारी है बट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर देखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा। देखो ये सिलेबस में था, मैंने डाल दिया, बट आपके सिलेबस में ऐसे रिवर्स एंड लेक्स अलग से मेंशन नहीं है, तो इस टॉपिक पे इतना हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। किसको बोला जाता है वृद्ध गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। किसको बोला जाता है वृद्ध गंगा, गोदावरी को बोला जाता है, ठीक है। गोदावरी जो है सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर क्या है सर, ये हमारे भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो पेनिनसुलर की सबसे बड़ी रिवर जो कौन सी है, वो गोदावरी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर के बाद वहां से निकलती है हमारी गोदावरी नदी। इसको दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, ये सारी चीजें इसका नाम है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, सर इतना हमें पता चल गया। बाकी मैं रिवर्स के बारे में इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की थोड़ी बहुत ही सुन लो। देखो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ये आपकी मेन नदी है, इसमें जो नदियां पानी ऐड करती हैं, दैट आर नोन एज ट्रिब्यूटरी। और अगर कोई रिवर आगे जाके 2 पार्ट में या 3 पार्ट में टूट जाए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो रिवर आगे जाके पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ट्रिब्यूटरी जो मतलब मेन रिवर में पानी ऐड करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। फॉर एग्जांपल इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडस में पानी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कोसी हो गया, यमुना हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, पद्मा, क्योंकि गंगा आगे जाके पद्मा में टूट जाती है, ठीक है। अब इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको इस टॉपिक में, क्योंकि आपके एग्जाम में रिवर्स एंड लेक्स मेंशन नहीं है। ऑल्दो कई बार पूछ लेता है, मेंशन नहीं भी होता, बट आपको पहले वो सिलेबस कवर करना है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है।
गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज होती है, पेन गंगा, वेन गंगा, इतना नहीं बताऊंगा। प्राणहिता भी होती है, पूर्णा भी होती है, बट अभी मैं आपको ये क्वेश्चन इतना इन डेप्थ नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन, मैंने आज दिन को क्लास में आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, ठीक है। आज मतलब टेलीग्राम पे आपके साथ एक वीडियो शेयर करते, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ जो है वो दोनों, पंजाब और हरियाणा दोनों की एक कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। ये इंडिया के हर बच्चे को पता है कि चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, आपको भी पता होना चाहिए। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये एरिया वाइज बात कर रहा है कि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ी स्टेट इंडिया की कौन सी है, राजस्थान, ठीक है। थर्ड, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ये पता हो ना हो, ये सबको पता है कि यूपी जो है मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया की। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ये भी सबको पता है, ठीक है। ये तीन तो पता थी, अगर ये तीनों पता थी इसका मतलब ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 1, 3 और 4 वाला, तो ये चारों ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट थी। अब यहां से आपको एक चीज समझ आ गई है कि जेकेएसएसबी सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं पूछता है जिसमें सिर्फ ए टिक मारना है, बी सी डी, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1 और 2 है इसका आंसर, 2 और 4 है इसका आंसर, तो उसमें भी थोड़ा ट्रिक लगाना होता है। अगर आपको 2, 3 भी आते हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप यहां तक पहुंच सकते हो, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बता देता हूं। बेसिकली अगर आपको ना एक वीडियो मैंने लाई हुई है सेंसस ऑफ इंडिया पे, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया पे वीडियो लाई हुई है, वो आपके मैंने जनरल नॉलेज वाली प्लेलिस्ट में ऐड भी करी हुई है, सुपरवाइजर जनरल नॉलेज, उस वीडियो को देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाते हैं। मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा, आप लिखोगे। देखो, सबसे पहले अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूं इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सर हमें पता है यूपी, ठीक है, पता है। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम पॉपुलेशन वाली कौन सी स्टेट है, सर हमें ये भी पता है, सिक्किम है, ठीक है। तो यूपी और सिक्किम पॉपुलेशन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी स्टेट है। सर इतना तो हमें पता है, कुछ और बताओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर मैं देखूं सेक्स रेशियो की, सेक्स रेशियो क्या होते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, पर 1000 मेल्स के मुताबिक कितनी फीमेल्स हैं उनको बोलते हैं हम सेक्स रेशियो। इंडिया में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है, केरला में है, केरला में है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कितनी है, ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है उस लेक्चर में। सबसे कम किसकी है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हरियाणा की। तो सबसे कम, क्योंकि वहां पर ना फीमेल फीटिसाइड वगैरह चीजें देखी जाती हैं, तो सबसे कम जो है हरियाणा में है, और सबसे ज्यादा कहां पर है, सेक्स रेशियो केरला में है। ये भी हमें समझ आ गया सर, पॉपुलेशन भी देख ली, हाईएस्ट लोएस्ट, सेक्स रेशियो भी देख ली, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है, उसके बाद आपको एग्जाम में पूछ सकता है ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट एक डिकेड में, मतलब देखो 1900, हम किसकी बात करें, हम बात करें 2011 की, 2011 से पहले 2001 हुआ होगा सेंसस, इस 10 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सी स्टेट ने करी है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट एक डिकेड में किसने करी है, मेघालय ने। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी थी, मेघालय की, ये याद कर लो, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी थी, मेघालय की, और सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट जो है किस स्टेट की थी, वो थी नागालैंड की, ठीक है। ये ऐड कर दो, ये शायद आपको नहीं पता होगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन सी स्टेट की थी, मेघालय की, और सबसे कम ग्रोथ रेट किसकी थी, नागालैंड की। सर अब हमें ये भी समझ आ गया, अब कुछ और बताओ, ठीक है, और बताओ। अब और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सर पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा यूपी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। मान लेते हैं इस स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट क्या पता इसका एरिया भी ज्यादा हो, लोग दूर दूर रहते हो, बट एक ऐसी स्टेट है जिसका एरिया कम है और कम ही एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली वाला, दिल्ली पोर्शन आ गया, दिल्ली का एरिया कम है बट पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा डेंसिटी दिल्ली की है। बट अभी मैं आपको एक नाम लूंगा, वो मैं लूंगा किसका लूंगा, बिहार का, बिहार की हाईएस्ट डेंसिटी है। क्यों, मैं स्टेट्स की बात करूं, अगर यूटी की बात करूंगा तो फिर हमारे पास दिल्ली आएगा, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज अ यूटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस स्टेट की है, वो है बिहार की। इसी तरह आपको स्टेट में पूछे सबसे कम कौन सी स्टेट की है, तो अरुणाचल प्रदेश की। कौन सी स्टेट की है, अरुणाचल प्रदेश की। सर हमें ये चीजें समझ आ गई, ये सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंसस ऑफ इंडिया वाला टॉपिक आप देखोगे वीडियो, डेमोग्राफी आपकी सारी कवर हो, डेमोग्राफी सेंसस करके ऐसी कोई वीडियो डाली हुई है, एमसीक्यूज के थ्रू ही पढ़ाया हो, वीडियो जरूर देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें बहुत ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हो, इनको स्कोर करना भी ईजी होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सेंसस क्या था, पहली बार सेंसस किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने इंट्रोड्यूस करा था। रिपन ने अच्छे से करवाया था, मेयो ने 1872 में करवाया था, कंप्लीट सेंसस 1881 में रिपन वगैरह ने करवाया था। जो 2011 का सेंसस था ना,
पूछे ये कौन से नंबर का सेंसस था, तो 15th सेंसस था, 15th नंबर पे सेंसस था। बट इंडिया की आज़ादी के बाद में कौन सा नंबर था, 7th नंबर था। इंडिया की आज़ादी के बाद 7th नंबर वाला था, और ऐसे क्या था, 15 था। यार ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ाई है, मैं वापस वो सारी चीज़ें रिवाइज नहीं करवा सकता, क्योंकि वो एक लेक्चर ऑलरेडी 50 मिनट का है, तो वो सारा एक इसमें मैं नहीं रिवाइज करवा सकता। बट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, उधर से आप इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी जाके देख सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सीरस एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ, सीरस एंड क्यूमुलस क्या है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। अब इस बार ये पूछा ना सीरस और क्यूमुलस, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। लिटरेट और एलोवियल क्या है, ये नाम बताओ मुझे। लिटरेट और एलोवियल क्या है, अगर आपको ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। लिटरेट और एलोवियल क्या है, ये क्या है, ये सॉइल्स है ना यार, ये सॉइल्स की टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, माउंटेनियस सॉइल और लिटरेट सॉइल है, एलोवियल सॉइल है, रेड सॉइल है। तो ये सॉइल्स इसी तरह पूछा है। सीरस और कोलंबस क्या है, बेसिकली ये किसकी टाइप्स हैं। सीरस और कोलंबस किसकी टाइप्स हैं, माउंटेन्स की टाइप्स हैं, क्लाउड्स की टाइप्स हैं, सॉइल्स की टाइप है, रिवर की टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा सीरस और कोलंबस क्या होते हैं, ये बेसिकली ये क्लाउड्स की टाइप्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाउड्स। मेनली जो है हम 4-5 में डिवाइड करते हैं, फिर बाद में उनके कम्बिनेशन से डिफरेंट क्लाउड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मेन कौन कौन से होते हैं, सीरस हो गया, क्यूमुलस हो गया, फिर स्टैटस हो गया, ठीक है। फिर हो गया हमारे निम्बूज होते हैं, निम्बूज वाले होते हैं। फिर इनके मिलके भी बहुत बनते हैं, जैसे क्यूमुलस से बनता है क्यूमुलस निम्बस, ये मिलकर एक बनाता है क्यूमुलो निम्बस कहते हैं जिसको। तो मतलब इनके कम्बिनेशन से बनते हैं। बट मेनली आपको इतना ही याद रखना है, सीरस, क्यूमुलस, स्टैटस या निम्बूज ये क्या है, बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ क्लाउड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैदर लाइक होते हैं जैसे सीरस हो गया, कुछ जो होते हैं वो बहुत बारिशें करते हैं, तो इन सारे, कुछ बहुत घने होते हैं, कुछ बहुत डार्क होते हैं। इन सब बेसिस में डिफरेंट हमने क्लाउड्स को डिवाइड करा हुआ। तो सीरस, क्यूमुलस जो है, स्टैटस और निम्बस ये क्या है, ये हमारे तरह के क्लाउड्स हैं, ठीक है। सर ऐसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं, अगर इनमें से मुझे बताओ, यही ऑप्शन डाल दूं, यही 4 ऑप्शन डाल दूं, मैं आपको पूछूं कोसी, बराक, कुछ नाम है यहाँ पे ले रहा हूँ, चंबल, ये क्या है इनमें से, ठीक है। ये क्या है, ये माउंटेन्स हैं, ये क्लाउड्स हैं, ये सॉइल्स हैं, रिवर, आपने नाम सुना, ये सारी रिवर्स हैं यार। कोसी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी, बराक इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिवर, चंबल इज अ रिवर। तो ये सारी क्या है, रिवर्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए चीज़ों का कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं। देखो इसका तो आप इजिली आंसर दे दोगे, ठीक है। एक ऑप्शन क्यों छोड़ना है, K2, कंचनजुंगा, नंदा देवी, ये क्या है, कंचनजुंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, ये क्या है, बेसिकली दीज आर द माउंटेन पीक्स। ये क्या है, माउंटेन पीक्स है, ये माउंटेन्स है हमारे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, इसके साथ किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा बेसिकली आपने पढ़ना क्या है। कई बार हम ऐसे ही फ्लो में पढ़ते जा रहे होते हैं, पता होता नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा जाना है। तो एक स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, स्मार्ट वर्क आपको यही करना है कि आपको यहाँ से सीखना है। बेसिकली ये PYQs ही एज सच रिपीट नहीं होंगे, बट इनकी थीम्स जो है वो रिपीट हो जाती है, तो थीम्स आपको समझना ही जरूरी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर, अगर मैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की बात करूं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये चीज बतानी है, ठीक है। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट वाज डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1826 में इसको जो है इंडियन म्यांमार बॉर्डर को किसने डिमार्केट करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1820। अगर मैं एग्जाम में, देखो अब मैं ध्यान से सुनता हूँ, एक इस बात को समझना, अगर आप एग्जाम देने गए हो ना, वहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपकी जगह मैं ही गया हूँ, एग्जाम देने गया हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन, मैं सच बोलता हूँ, ये स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूंगा मुझे नहीं आती, भाई मेरे को क्या पता ब्रिटिश गवर्नमेंट में कौन सा वहां पे बैठा हुआ था, या मैं ये इतना फैक्चुअल चीज कौन पढ़ता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमार्केट करा था इंडिया म्यांमार बॉर्डर को 1826 में, मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना, देखो ये चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप मेन एग्जाम में मिस्टेक करो। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये लाइन पढ़ेंगे ना, इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, आगे चल जाएंगे, बट अभी मैं आपको इस क्वेश्चन से नंबर लेके बताऊंगा, ठीक है। मेरे को नहीं आती पहली स्टेटमेंट। सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट मूव करते हैं। एक फ्री मूवमेंट रिजीम है, फ्री मूवमेंट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आप चल सकते हो। इनेबल्स द ट्राइब्स अलोंग द बॉर्डर टू पुट ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड द नेबरिंग कंट्री विदाउट अ वीजा। तो बिना वीजा के आप 16 किलोमीटर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बॉर्डर्स पे मूव कर सकते हो, क्योंकि ट्राइबल एरिया होता है। बॉर्डर तो हमने बना दिए, यहाँ पर एक ट्राइब रहती थी, यहाँ पर एक ट्राइब रहती थी, ये दोनों रिश्तेदार हैं, बीच में हमने बॉर्डर लगा दिया, ये तो आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमने 16 किलोमीटर का एक रीजन जो है बनाया कि आप आ जा सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या बताइए, 16 किलोमीटर का ही है, ये 20 किलोमीटर का भी हो सकता है, 50 किलोमीटर का हो सकता है, इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं आती, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, ये भी मुझे नहीं आता। मैं इस स्टेटमेंट को यूज करूंगा, इट एक्सटेंड इंडिया म्यांमार बॉर्डर, मतलब इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो किस में एक्सटेंड होता है,
एक्सटेंड होता है टू द स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। मतलब ये मेघालय स्टेट में भी लगता है, असम में भी लगता है और त्रिपुरा में भी लगता है। अब इस स्टेटमेंट अगर ये नहीं आपको आता, ये आपकी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब आपकी इंडिया की नेबरिंग स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट है जो इंडिया कंट्री की, इंडिया फॉर एग्जांपल आपकी नेबरिंग स्टेट है बांग्लादेश, वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर लगाती है। पाकिस्तान है, वो कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर लगाती है। अफगानिस्तान है, वो किसके साथ बॉर्डर लगाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो आज शेयर करी थी ना, वो यही थी। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होती तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। ठीक है, इसलिए वो बेसिकली मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ वो चीज़ें। देखो वो मैंने पहले ही फ्रेम करी हुई थी, मुझे नहीं पता था ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट एग्जामिनर तो यही चेक करेगा ना पॉलिटिकल डिवीजन में कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी इंडिया की स्टेट कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर आपको ये थोड़ा भी आइडिया होता है, जैसे मैं आपको बना के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पूरा इंडिया का मैप तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं देखो आपको थोड़ा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं वेस्ट बंगाल वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है। वेस्ट बंगाल के इधर में अगर बात करूँ तो आपका इंडिया का मैप किस तरह से है, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन इस तरह से है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन इस तरह से है हमारा। यहाँ पर ये असम वाला एरिया होगा, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का हमारा मैप है इस तरह से, ठीक है। देखो ये ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसके इधर म्यांमार है ना, हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही है तो म्यांमार। इसके ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है हमारी स्टेट, यहाँ पर है हमारी नागालैंड स्टेट, नागालैंड के नीचे हमारी मणिपुर है स्टेट, ठीक है। देखो यार अच्छे से बना के बताता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। वैसे तो आपने वो वीडियो देखनी चाहिए थी। देखो ये है ना हमारा इंडिया का, अगर मैं ये यहाँ पे चल जाऊँ नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन हमारा इस तरह से मान लो, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पर हमारा असम है ऐसे करके, ठीक है। देखो ये असम है, ये ऊपर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर हमारी दूसरी कंट्री है कौन सी कंट्री है, म्यांमार, जिसके सामने बॉर्डर को टच करना है, यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ टच करता है, तो ठीक है। उसके बाद है वर्ड याद रखो नमामि। कौन सा वर्ड याद रखना है, नमामि, ये वर्ड याद कर लो। ना स्टैंड्स फॉर नागालैंड, ना स्टैंड्स फॉर नागालैंड, तो मतलब नागालैंड जो है वो म्यांमार के साथ है। देन मा स्टैंड्स फॉर मणिपुर, नागालैंड के बाद नीचे कौन सी है, मणिपुर। मणिपुर के बाद नीचे कौन सी है, मी स्टैंड फॉर मिजोरम, कौन सी है, मिजोरम, ठीक है। कौन सी है, मिजोरम। ये तीन आ गई। जो त्रिपुरा है ना वो यहाँ आती है कहीं, त्रिपुरा यहाँ पर है। अब मुझे एक चीज बताओ, कहीं से भी त्रिपुरा जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करी है, नहीं शेयर करी है। आपके क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपके क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, ये बोला हुआ है इट एक्सटेंड्स अलोंग द स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। नहीं कर रही है, इवन असम के साथ भी नहीं कर रही है, असम भी इधर आ जाता है। असम के साथ म्यांमार की बाउंड्री नहीं है। म्यांमार की बाउंड्री किसके साथ है, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश के साथ, और हमने देख लिया नमामि। नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इनके साथ क्या है हमारी बाउंड्री है, किसकी, म्यांमार की। तो यहाँ पर असम और त्रिपुरा नहीं आते, ये स्टेटमेंट गलत हो गई थी, ठीक है। इसका मतलब आपको इतना, अगर आपको एग्जाम में इतना भी आता होता इंडिया की सराउंडिंग कंट्री का, तो आप इस स्टेटमेंट को गलत कर देते। जब आप इस स्टेटमेंट, मतलब आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, मेरे को बस इतना ही आता है कि मेरी सेकंड स्टेटमेंट गलत। अब आप ऑप्शन में चलो, इसमें सेकंड स्टेटमेंट है मतलब ये गलत हो गया, इसमें भी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया, इसमें भी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 और 3। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट थे। मेरे को नहीं आता था ये करेक्ट है, तब भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, क्योंकि मेरे को ये पता था कि मेरी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, उनके साथ कौन सी स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करती है। इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, जो यहाँ से सीखना था वो ये सीखना था, पढ़ना तो है बट उसके साथ ये सीखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं आता किसी ऑप्शन का, तो घबराना नहीं है, भागना नहीं है, उस क्वेश्चन को अच्छे से बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेने और थोड़ा दिमाग यूज करना है। देखो एग्जाम पढ़ते सभी है, एग्जाम उसी का निकलता है जो उस टाइम स्मार्ट वर्क करता है। जब आप पहले पढ़ रहे होते हो, आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो। जब आप एग्जाम सेंटर में, या अभी मैं आपको, देखो यही चीज होती है, मैं आपको मॉक टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, OMR टेस्ट, मॉक टेस्ट देने के लिए, OMR बेस्ड जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार एक बार आप बैठ के अपना स्मार्ट दिमाग यूज करोगे ना, वहां पर OMR शीट सामने होगी और आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो आप बेसिकली यूज करोगे अपने दिमाग को। आप ऐसे पढ़ रहे हो, आप चीजें याद कर रहे हो बट अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हो, वो आपको एक पेपर से पहले करना आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में किस तरह की सिटीजनशिप की बात की गई है, हमारी किस तरह की सिटीजनशिप है। ऑल्दो आपके सिलेबस में सिटीजनशिप टॉपिक मेंशन नहीं है, बट फिर भी सिटीजनशिप के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि इतना पता होना चाहिए। सिटीजनशिप होती है मतलब नागरिकता किसी देश की। तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, रीजनल है, ड्यूअल है या माइनॉरिटी। देखो रीजनल, ड्यूअल को तो, माइनॉरिटी को तो काट दो। दो तरह की मेन सिटीजनशिप होती है, एक होती है सिंगल सिटीजनशिप, एक होती है ड्यूअल। सिंगल सिटीजनशिप होती है मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में रहता हूँ ना, हम सब इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ठीक है।
क्या आप ये बोलते हो कि मेरी जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप अलग है, मेरी इंडिया की सिटीजनशिप अलग है? ऐसा बोलते हो? कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं चलता। इंडिया में दो सिटीजनशिप नहीं होते। हम क्या बोलते हैं? वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम कहाँ के सिटीजन हैं? इंडिया के। इसका मतलब हमारी एक सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। बट ऐसा यूएसए में होता है? नहीं। यूएसए में फॉर एग्जांपल अगर कोई एक उनकी प्रोविंस है, उस प्रोविंस में अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन रहता है, कैलिफोर्निया मान लेते हैं, कैलिफोर्निया में एक पर्सन रहता है, वो बोलेगा मैं कैलिफोर्निया का भी सिटीजन हूं, बोलेगा मैं यूएसए का भी सिटीजन। इसका मतलब वहां पर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एक वो कैलिफोर्निया का भी सिटीजन है और दूसरा वो यूएसए का भी सिटीजन है। क्या इंडिया में आप ऐसा कोई बोलता है मैं पंजाब का सिटीजन हूं और मैं इंडिया का भी सिटीजन? ऐसा नहीं बोलते। तो इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप का कंसेप्ट है? सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है। बाकी इंडियन पॉलिटी के मैराथन सेशन में मैं सारे टॉपिक पढ़ाए हुए, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ कुछ चीजें। जैसे पार्ट 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 1 से 4 आ जाते हैं ना, वो किसके साथ डील करते हैं? इंडिया क्या है, यूनियन कैसा है, उसकी जो है टेरिटरीज कैसी हैं। सेकंड पार्ट सेकंड जो है वो सिटीजनशिप के साथ ही डील करता है। आर्टिकल कौन से आ जाते हैं? 5 से 11। पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। सर इतनी बार रिवाइज करवा चुके हो इसलिए करवा रहे हो, दिमाग में फिक्स हो जाए। 12 से 35 आर्टिकल। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। आर्टिकल कहाँ पर है? 36 से लेकर 51 तक, 51 तक। पार्ट फोर्थ ए वो किसके साथ डील करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51 ए, जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, ये क्लियर है? इतना ही आपके सिलेबस में मेंशन है, बाकी आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी है। पॉलिटी वाले लेक्चर पढ़ोगे आप, जाके देख सकते हो, सारा पढ़ाया हुआ है यार। अगर आपने पूरे लेक्चर देखे होते ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन को आज हम नहीं छोड़ेंगे ना। देखो मैं क्वेश्चन भी आपके लिए इस तरह से लाता हूं कि मतलब आपके क्वेश्चन पिछले और ये रिपीट ना हो, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया बना रहे। अब ये क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? इनमें से कौन सा जो है नेशन है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। बेसिकली ये जिस पेपर का ये क्वेश्चन होगा ना, उसमें शायद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थी, बट आपके सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी आपको 3-4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, एटलीस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की सराउंडिंग कंट्रीज के साथ है। देखो ब्रिक्स जो है, इसमें से पूछा कि कौन सा नेशन जो है ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत ब्रिक्स की फुल फॉर्म मतलब इनके नाम ही पता होता है। बी स्टैंड फॉर ब्राजील। क्या है बी का मतलब? ब्राजील। आर स्टैंड फॉर रशिया। क्या? आर स्टैंड फॉर रशिया। आई स्टैंड फॉर हेयर इंडिया। सी स्टैंड फॉर चाइना। एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में। अब तो इसकी एक्सपेंशन हो गई, इसमें बहुत सी कंट्रीज आ गई, बट पहले ये 5 थी: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन देखो, नॉट अ मेंबर। इंडिया मेंबर है जी, बिल्कुल है। रशिया है जी, है। चाइना है। इंडोनेशिया नहीं। देखो आई एक ही बार आ रहा है यार, तो इंडोनेशिया कहाँ से आ गया? तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का मेंबर नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद है। तो ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ। अब तो बहुत मेंबर ऐड होंगे, बट आपके सिलेबस में डायरेक्टली ये मेंशन नहीं है, तो आपने इसमें इतनी अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से पढ़ के जाने। एक सार्क, क्यों पढ़ के जानी है? क्योंकि ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की, और दूसरी बिम्स्टेक। इसको अच्छे से देख के जाना। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ यार इंडिया का एक रफ सा स्केच बनाने की, ठीक है, मान लेते हैं ना थोड़ा, ये मान लो ये इंडिया का मैप है। इंडिया में अगर यहाँ पे हमारा पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया के यहाँ पे है पाकिस्तान, उसके साथ यहाँ पर थोड़ा अफगानिस्तान टच करता है। क्या टच करता है? अफगानिस्तान। यहाँ पर हमारा नेपाल भूटान आ जाता है। ठीक है, नेपाल भूटान आ जाता है। यहाँ पर हमारा आ गया क्या? म्यांमार आ जाता है। यहाँ पर हमारा आ जाता है बांग्लादेश, और यहाँ पे नीचे आ जाता है श्रीलंका, और इधर आ जाता है हमारे मालदीव्स वगैरह। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं सार्क, सार्क में कौन कौन सी कंट्री, मतलब सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहली कंट्री इधर आ गया अफगानिस्तान, इधर चलते जाओ इस तरह। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, 2 कंट्रीज होगी। उसके बाद इंडिया, 3 कंट्रीज होगी। ये नेपाल भूटान, कितने हो गए? 5। उसका ये नीचे आ गया हमारा बांग्लादेश, कितने हो गए? 6। उसका ये 7 वाला म्यांमार। ठीक है, 7 वाला कौन सा आ गया? म्यांमार। म्यांमार नहीं है इसका पार्ट, सार्क में म्यांमार नहीं आता। देखो यहाँ से वापस देखते हैं, सर गलती होगी, वापस देखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, जो डायरेक्टली इंडिया के साथ टच करते हैं उनको लेना है। मालदीव्स को इसको म्यांमार को छोड़ के। सबसे पहले वी हैव अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से स्टार्ट करेंगे, ये सार्क का पार्ट है। दूसरा पाकिस्तान, ये भी है, 2 हो गए। इंडिया हो गया हमारा प्यार भारत, 3। उसके बाद नेपाल हो गया 4, भूटान हो गया 5 हो गए। कितना हो गया? नेपाल भूटान कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद बांग्लादेश जो है 6, ये भी बांग्लादेश भी पार्ट है। उसके बाद ये 2 नीचे वाले मालदीव्स यहाँ पर 7, और श्रीलंका 8। ये 8 जो कंट्रीज हैं ये 7 का पार्ट है। कौन सी नहीं है आपने याद रखना है? म्यांमार जो है वो पार्ट नहीं है। ठीक है, म्यांमार पार्ट नहीं है, याद रखना। ऑप्शन में म्यांमार जरूर देगा, क्योंकि म्यांमार भी इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बट वो सार्क का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट किया हमने? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हम इधर चलते जाएंगे। सबसे पहले वही है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान,
भूटान के बाद वी हैव बांग्लादेश, यहाँ पर आ गया, बांग्लादेश का यहाँ पर चल जाएंगे, वी हैव श्रीलंका और यहाँ पर आ गया मालदीव्स। ये हमारी जो कंट्रीज हैं ये क्या हैं, ये सार्क का पार्ट है। अभी ये अगर कोई देखे ना पढ़ाते हुए, ये बोले ये कैसी ड्राइंग है सर की, ये कितनी गंदी ड्राइंग है, बट मुझे आपको समझाना है यार, शॉर्ट में चीज़ें समझ लो। अब अगर हमें बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है, देखो बिम्स्टेक में और सार्क में ज़्यादा फर्क नहीं है, मेन फर्क इतना ही है कि जो बिम्स्टेक है इसमें जो कंट्रीज आती है ना, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंडिया से, मतलब हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को काट देना है, यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को नहीं लेना है। बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान को काट दो, अब बाकी स्टार्ट करो। वी हैव इंडिया, इंडिया हो गया, वी हैव नेपाल, वी हैव भूटान, ये तो आएगा, वी हैव बांग्लादेश हेयर, ये भी आएगा, ये आएगा, उसको अब म्यांमार भी आएगा, म्यांमार के साथ आगे थाईलैंड भी आएगा और यहाँ से श्रीलंका भी है। मतलब वेस्ट साइड में जो थी तीनों काट दी हमने, अफगानिस्तान भी काट दिया हमने, पाकिस्तान भी काट दिया और नीचे से मालदीव्स भी काट दिया। तो अब कौन सी बची, वी हैव इंडिया, इंडिया से स्टार्ट करें, इंडिया, नेपाल, भूटान, वी हैव बांग्लादेश, वी हैव यहाँ से श्रीलंका भी आएगा, देन वी हैव बांग्लादेश से इधर चलेंगे, वी हैव म्यांमार, वी हैव थाईलैंड, दीज आर द कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में इंडिया के राइट साइड में चलना है, और अगर हम सार्क की बात करें वो अफगानिस्तान के राइट साइड में चलना है, बट बांग्लादेश में रुक जाना है, म्यांमार इज नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको मैप के थ्रू थोड़ा बहुत समझ आया होगा इन चीज़ों के बारे में। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर इंडिया। पंचायती राज स्ट्रक्चर में कितने टीयर गवर्नमेंट है, 1, 2, 3 या 4। देखो पंचायती राज में 3 टीयर होते हैं ना पंचायत में, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा होती है सबसे पहले, देन वी हैव उसके ग्राम सभा सबसे नीचे विलेज लेवल पे आ गई, उसके बाद वी हैव मंडल पंचायत, देन जिला परिषद, ये ऐसे चलता है। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे होगी, देन उसके बाद उसके ऊपर वाले लेवल की आ गई, और उसके बाद जिला परिषद जो है मतलब उसके ऊपर वाले लेवल, तो 3 लेवल पे ही चलता है। तो पंचायती राज स्ट्रक्चर जो है 3 लेवल पे होता है, ठीक है। इसी तरह म्यूनसिपैलिटी वाला स्ट्रक्चर भी 3 लेवल पे होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, पंचायत इज नॉट अ पार्ट इन योर सिलेबस, तो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ना थोड़ा अगर आप दिमाग यूज करते तब भी कर लेते। विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। अगर मैं लैंड एरिया के बारे में बात, देखो एरिया वाइज वो पीछे राजस्थान भी पूछा था, तो एरिया वाइज पूछता है, पॉपुलेशन वाइज भी पूछता है कि कौन सी कंट्री बड़ी है। तो एरिया वाइज कौन सी 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है या ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता था, अगर मेरे को इस क्वेश्चन का ऑल्दो मुझे पता है बट मेरे को नहीं भी पता होता, मैं तब भी करेक्ट मार्क करता। कैसे मार्क करता, क्योंकि मैं अपना दिमाग यूज करता। कैसे यूज करता, देखो यार एक एग्जामिनर है, वो पूछता कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो मैं मान लेता ठीक पूछा। वो पूछ लेते सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, तो कोई भी हो सकती थी, मैं मान लेता। भाई वो पूछे 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया में एग्जाम हो रहा है, इंडिया में एग्जाम हो रहा है और वो 7th लार्जेस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब वो इंडिया ही होगी। अगर सपोज करो उसने अगर किसी और कंट्री को देना होता, भाई वो पूछता लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, या वो सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेता, वो 7th लार्जेस्ट पूछ, ऐसे कौन पूछता है। खुद मुझे एक चीज़ बताओ ना, अगर एक क्लास है, उस क्लास में डिफरेंट रैंक्स आ रहे हैं, तो कोई पूछेगा इस क्लास में फर्स्ट कौन आया नॉर्म, या इसमें कोई मैं वो रेसिज्म नहीं कर रहा, क्लास के रिजल्ट के बेसिस में ध्यान से सुनो। अगर एक क्लास में एक बाहर से कोई आता है, कोई रिजल्ट होता है किसी स्कूल में बच्चों का, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं ये पूछूंगा ना फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, मैं ये पूछूंगा 7th कौन आया, ये नहीं पूछूंगा। इसीलिए यही हो सकता है मैं इसलिए पूछूं क्योंकि आगे या तो मेरा कोई भाई 7th आया हो या मेरा बेटा 7th आया, ऐसे हो मैं पूछ सकता हूँ। इसका मतलब हम इंडिया वाले हैं तो इंडिया का ही रैंक पूछेंगे 7th नंबर वाला। तो अगर ये भी आप सोचते हैं ना तो आप इंडिया मार्क करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ की लॉजिक लगा रहे हो, भाई ऐसे लॉजिक लगते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि कौन ऐसा एग्जामिनर है जो 7th पूछ रहा है और वो इंडिया नहीं है, इसका मतलब इंडिया है वहां पर। तो इसका बेसिकली 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज क्या है, इंडिया। देखो ये मैं आपको जो सेशन ले रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको नॉलेज के साथ साथ ये भी समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली डील कैसे करनी है आपको चीज़ें। अब देखो, अब हमने इंडिया तो पता चल गया 7th, अब जरूरी नहीं है हर बार 7th पूछेगा, आपको पहले भी पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज है रशिया, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज है रशिया। देन वी हैव कनाडा, ठीक है, रशिया के बाद वी हैव कनाडा, देन वी हैव यूएसए, देन यूएसए के बाद वी हैव चाइना, ये 4 कर लो, बाकी BAI से याद कर लो, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया कितनी होगी 7, तो 7वें नंबर पे इंडिया। देखो सबसे पहले रशिया आ गया, कनाडा आ गया, यूएस। देखो एक तो रशिया देख लो सबसे बड़ी, कनाडा यूएस दोनों इकट्ठे हैं, ऊपर कनाडा है नीचे यूएस है, तो ये दोनों कंट्रीज तो इकट्ठे ही हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो कनाडा, यूएस, देन वी हैव चाइना, देन वी हैव ब्राज़ील, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया, देन वी हैव इंडिया। ये 7 कंट्रीज मैंने आपको बता दी टॉप, क्यों इंडिया 7th रैंक में आता है, तो 7 से ऊपर मैंने आपको सारी समझा दी है एरिया वाइज, ये चीज़ आपने
याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर हमारे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमें उस टॉपिक से बहुत डर लगता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जाके देखो, आपको ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना क्वेश्चन, कौन सा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, कौन सा बड़ा है, कौन सा डीपेस्ट है, किसको किस नाम से बोलते हैं, मेजर कौन से, माइनर कौन से, उनकी लोकेशन क्या है, सब रटाया हुआ है। रेलवे जोन्स क्या है, कैसे याद करना है, किसका कौन सा हेडक्वार्टर है, सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखोगे ना, मतलब आपको समझ आ जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या है, और इस क्वेश्चन को देख के तो आपको समझ आ ही जाएगा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट इंडिया का कौन सा हमें बताना है। पारादीप पोर्ट, पारादीप ओडिशा में, पारादीप पोर्ट जो है, पारादीप इज अ प्लेस, इट इज इन ओडिशा। कांडला पोर्ट, कांडला इज इन कच्छ, गुजरात, कच्छ कहां पर है, गुजरात में। एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट हैं, तो उसमें एन्नोर पोर्ट। एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अब बताना है इनमें से सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया का। इसका आंसर आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता, अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो उस वीडियो को जरूर देखो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब मैं इतना तो आपको नहीं बता सकता, सारा वो ट्रांसपोर्टेंट वाला लेक्चर तो नहीं करवा सकता यहाँ पर, बट मैं आपको एक जरूर बताऊंगा। इसको टर्न कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली कि इंडिया के जो मेजर पोर्ट है वो कहाँ कहाँ पर है, तो ये मैप आपको हेल्प करेगा। इसको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, 3-4 मैप मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो एक बार रिवाइज कर लें। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है, उनको रिवाइज कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी कोस्ट लाइन स्टेट गुजरात से, कितनी कोस्ट लाइन स्टेट थी, 9। अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, याद करवाया था मैप से। अब तो आपको ये मैप से फैमिलियरिटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी बता देता हूँ यार, वो मेरा मैप रफ सा बना था, अब आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम वापस समझ लेते हैं सार की कंट्रीज। यहाँ पर वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव पाकिस्तान, पाकिस्तान का वी हैव नेपाल यहाँ पर, देन वी हैव भूटान यहाँ पर भूटान, देन वी हैव यहाँ पर म्यांमार, इसका पार्ट नहीं है, देन वी हैव बांग्लादेश, यहाँ पर हमारे पास श्रीलंका है, यहाँ पर हमारे पास श्रीलंका, और यहाँ पर नीचे जाके मालदीव आ जाता है। ये सार की आगे। एक और चीज़ मैंने आपको समझाई थी, सर आपने क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था म्यांमार की सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं। देखो वी हैव अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव नमामी, ठीक है, नमामी स्टैंड फॉर नागालैंड, वी हैव नागालैंड, देन वी हैव मणिपुर, देन वी हैव मिजोरम। ये है त्रिपुरा। क्या त्रिपुरा यहाँ पे म्यांमार के साथ लग रहा है, नहीं, त्रिपुरा तो बांग्लादेश के साथ लग रहा है सर, तो बांग्लादेश के साथ लगा। दूसरा ऑप्शन असम का दिया था, तो असम देखो यहाँ से शुरू हुआ, तो ये अंदर ही अंदर खत्म हो गया, ये तो कहीं बाहर बाउंड्री टच नहीं कर रहा म्यांमार के साथ, तो ऐसे याद रखना है। ऑल्दो मुझे पहले ही मैप के थ्रू पढ़ाना चाहिए था, बट चलो आपने मेरी भी ड्राइंग देख ली गंदी सी। चलो स्टार्ट करते हैं। आप मेजर पोर्ट्स कौन से इंडिया के, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन सी स्टेट में कौन सा। मैंने यहाँ पे स्टेट्स नहीं मेंशन करी हैं, क्यों मेंशन नहीं करी है, मैं चाहता हूँ आप खुद एनालाइज करें। इतनी बार मैप देखो कि आपको पता चल जाए गुजरात कहाँ पर है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ ना आंध्र प्रदेश, तो आपके दिमाग में आंध्र प्रदेश का मैप आना चाहिए, तभी बोलते हैं कि मैपिंग की प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वही अब कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं। कांडला पोर्ट इज इन गुजरात, तो गुजरात में कांडला पोर्ट। मुंबई में चल जाए, मुंबई में वी है मुंबई पोर्ट एंड जीएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। गोवा में मारमुगाओ पोर्ट, मारमुगाओ पोर्ट कहाँ पर है, गोवा में, ये गोवा है ना छोटा सा, तो गोवा का मारमुगाओ पोर्ट, ये आपने याद रखना। कर्नाटका में इंपॉर्टेंट है न्यू मैंगलोर पोर्ट, कहाँ पर है, कर्नाटका में, क्यों, यहाँ पे आयरन वगैरह के लिए ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर वी हैव कोची पोर्ट, कोची कहाँ पर है, केरला में, तो केरला में वी हैव कोची पोर्ट। तमिलनाडु इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेजर पोर्ट, तो सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। 3 यहाँ पे बताऊंगा। सबसे नीचे है ट्यूटिकॉर्न, सबसे नीचे वाला कौन सा है, ट्यूटिकॉर्न, इसका नाम नहीं लिखा है बट ये ट्यूटिकॉर्न है। क्या नाम है इसका, ट्यूटिकॉर्न। देन ऊपर आ गए ये दोनों इकट्ठे हैं, चेन्नई और इन्नौर, चेन्नई और इन्नौर, ये तीनों कहाँ पर है, तमिलनाडु। सर तमिलनाडु के ऊपर हमें पता है आंध्र प्रदेश है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट इज इन आंध्र प्रदेश, ये डीपेस्ट है, ठीक है। देन वी है पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट इज इन, ये कौन सी स्टेट है, ओडिशा, ये ऊपर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट, ठीक है, रिवराइन पोर्ट है, रिवर पे है, ठीक है। तो ये चीजें आपने, ये इनके बारे में फैक्ट मैंने बताया कि इस पोर्ट की क्या खासियत है। जीएनपीटी का यही बताया था, लार्जर कंटेनर पोर्ट है, क्वेश्चन आ गया, अगली बार कांडला का नाम पूछ लेगा, तो इस तरह से आपने चीजें याद रखनी। एक बार और वापस रिवाइज कर लेते हैं। सर वापस रिवाइज करवा दो। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आप मैप, अब आप स्क्रीन में मत देखो, अपने दिमाग में मैप सोचो, ठीक है। गुजरात में वी हैव कांडला पोर्ट, गुजरात में कांडला पोर्ट। उसके बाद नीचे आएंगे वी हैव महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 मुंबई और जीएनपीटी। उसके नीचे वी हैव गोवा, गोवा में मारमुगाओ पोर्ट। देन वी हैव कर्नाटका न्यू मैंगलोर पोर्ट। देन वी हैव केरला में कोची पोर्ट। देन नीचे से ऊपर चलेंगे, तमिलनाडु में सबसे नीचे, तमिलनाडु में सबसे नीचे वी हैव ट्यूटिकॉर्न, कौन सा, ट्यूटिकॉर्न। उसके ऊपर चलेंगे वी हैव चेन्नई, देन इन्नौर, देन विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, पारादीप इज इन ओडिशा, एंड देन वी हैव कोलकाता पोर्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 10 और पढ़ने।
अब आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी अपनी गूगल वगैरह सर्च करना सीखो, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको ढूंढा करो, ढूंढने से एक चीज़ पढ़ोगे उसके साथ साथ एक और चीज़ मिलेगी और लिखने से चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करोगे ना, खाली मैं अकेले हार्डवर्क नहीं करूँगा, आप भी करोगे। क्वेश्चन इज, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय अल्बर्ट पैंक्स पायनियरिंग आइडिया टू स्टडी वर्ल्ड क्लाइमेट एंड डेवलप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अल्बर्ट पैंक ने बहुत अच्छा काम किया था वर्ल्ड के क्लाइमेट को पढ़ने में और इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की थी। इनसे इंस्पायर कौन हुए थे, ठीक है, इनसे इंस्पायर होने के बाद किसने बेसिकली वर्ल्ड के क्लाइमेट को स्टडी करा था और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है बनाई थी? व्लादिमीर कुपन, एडवर्ड स्विज, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल स्लेटर। आई होप प्रोनाउंसिएशन ठीक ही रही होगी, बट इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन अल्बर्ट पेंक्स ने किसको बेसिकली इंस्पायर करा था। ये चीज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अभी वीडियो पॉज करो, पहले इसका क्वेश्चन देखो, इसका आंसर ढूंढो और फिर कमेंट सेक्शन में लिखो। भाई ये 12th क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है ना, तो मतलब बहुत बहुत गलत कर रहे हो आप मेरे साथ, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में एक एक पास आपको जम्मू कश्मीर का रटाया था। मैंने आपको मैप में बना के बताया था, ये जम्मू से हम निकले, जम्मू से गए हम श्रीनगर, तो कहाँ पे गए? बनिहाल पास से। श्रीनगर से हम गए कारगिल, मतलब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला पास था, वो कौन सा था? वो कौन सा पास था? देखो यही बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है, वो था जोजिला पास। फिर कारगिल के बाद अगर हमें नीचे ले में आना है तो हम पेंसिला यूज करते थे, और कारगिल के देखो अभी मैं यहाँ पे ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मैप चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। करगिल में अगर ले में आना है तो वी है पेंसिला। करगिल से सर हम सोचे थे अगर मैं ऊपर जब खारदुंग वाले एरिया में जाऊँ तो खारदुंगला था। अगर मुझे सपोज करो सर करगिल से और ऊपर जाना है, कहाँ पर जाना है? गिलगिट वाले एरिया में, तो बुर्जिला पास था। इस तरह से मैंने आपको पासेस याद कराया। ऊपर हमारे पास काराकोरम पास भी था, अगिल पास भी था, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पासेस याद करवाए थे। तो जोजिला पास इसका आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, बट इसका आंसर तो आपको आना चाहिए था। अगर नहीं आता अभी भी तो आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी है, उसको जल्दी ठीक कर लो, अभी एग्जाम में टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है इंडिया का वो कौन सा है? आपने बताना है। नेशनल हाईवे 5, 6, 7, 8। आप अगर नेशनल हाईवे सबसे बड़ा ढूंढोगे तो आपको NH44 मिलेगा। सर इसमें से तो NH44 क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसीलिए करेंगे क्योंकि नेशनल हाईवे 44 का पहले नाम नेशनल हाईवे 7 था, ठीक है। ये मुझे पता नहीं क्या हो गया आवाज में। देखो नेशनल हाईवे 44 जो है बेसिकली उसका पहले नाम NH7 था, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवे बोला जाता है। NH7 बोलो, NH44 बोलो, इसका न्यू नेम है, तो ये आपने याद रखना है। ये कौन कौन सी 11 स्टेट से मेनली पास होता है? जम्मू कश्मीर से निकलता है, देन भी हम नीचे जाएंगे पंजाब, पंजाब के हरियाणा, दिल्ली में भी जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जाता है, तेलंगाना से होता हुआ आंध्र प्रदेश को क्रॉस करता हुआ कर्नाटका से जाते हुए तमिलनाडु तक पहुंचता है, ठीक है। तो इस याद रखना। बेसिकली अगर आपको इंडिया का मैप आता है तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से निकलता है। सुनो, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सबसे नीचे केरला है, बट नहीं, सबसे नीचे तमिलनाडु का पोर्शन है जिसको बोला जाता है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। अगर मैं लैंड एरिया की बात करूं, अगर मैं ओशन एरिया भी कंक्लूड करूं तो वो तो नीचे जो हमारा अभी हम अंडमान निकोबार देखेंगे वो लास्ट पॉइंट वहां पर आ जाता है। तो ये कितनी स्टेट से पास होता है? 11 स्टेट से। जम्मू कश्मीर से निकलेंगे, पंजाब को क्रॉस करते हुए, हरियाणा से कूदते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के बाद हमें यूपी जाना है। मैप में देखो यार, मैप में देखो, ऐसे भूल जाओगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ये हमारा इंडिया का प्यारा भारत का मैप है, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से निकलेंगे। जम्मू कश्मीर से निकलते हुए जम्मू कश्मीर से हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, देन जम्मू कश्मीर में जाते हुए हम यहाँ से पंजाब से होते हुए, पंजाब से होते हुए हम हरियाणा को, पंजाब से होते हुए हम हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली को टच करते हुए, दिल्ली को टच करते हुए हम किस में एंटर करेंगे? हम मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद हम महाराष्ट्र में चले जाएंगे। महाराष्ट्र में यहाँ से हम यूपी में भी थोड़ा जाते हैं, ये यूपी भी रखना। यूपी से जाते हुए हम मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं। मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद हम महाराष्ट्र में जाते हैं। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर हम तेलंगाना के पोर्शन को भी ये छत्तीसगढ़ आ गया ना, यहाँ पर नीचे बेसिकली आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना यहाँ पे बनाए नहीं हुए, तो तेलंगाना को भी हम टच करते हैं। तेलंगाना को हम टच करते हुए, तेलंगाना को टच करते हुए हम कहाँ पर जाएंगे? आंध्र प्रदेश में भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश में हम घूमते घूमते यहाँ पर कर्नाटका से भी घूमेंगे। कर्नाटका को टच करने के बाद हम यहाँ पे तमिलनाडु में निकल जाएंगे, और तमिलनाडु से निकलते हुए हम यहाँ पर जो है कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे। ये स्टेट्स हम क्रॉस करते हैं। सो वी हैव जम्मू कश्मीर, देन वी हैव पंजाब, देन वी हैव हरियाणा, देन वी हैव दिल्ली, देन वी हैव यूपी, यूपी के बाद देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव तेलंगाना हेयर, देन वी हैव आंध्र प्रदेश, देन वी हैव कर्नाटका, देन वी हैव
तमिलनाडु, तो ये स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अगर तो ये सबसे बड़ा हाईवे है आपका, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हाईवे जो है वो कंफ्यूजन ही रहती है वैसे शॉर्टेस्ट में, बट आप याद कर लो NH 548। इसको करेक्ट कर देना अगर आपने कहीं और से और पढ़ा, बट मेरे को जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है NH 548 जो है महाराष्ट्र वाला इज द स्मॉलेस्ट, क्या है हमारे पास, ये स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है। इसकी लेंथ और किसके इक्विवेलेंट है, NH 118, NH 118 भी है झारखंड में, इन दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो NH 548 याद कर लेना। अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो NH 118 मार देना। तो आपने याद रखना है शॉर्टेस्ट कौन सा है, NH 548। अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे NH 244 कहाँ पर है, ये भी याद कर लें, ये एग्जाम में पूछा जाता है NH 244, तो सर NH 244 जम्मू कश्मीर में है। ये बटोट किश्तवाड़ वाले एरिया में जो हाईवे जो जाता है ना वो वाला, उसका नाम है NH 244। पहले इसका नाम था NH 1B, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया NH 244 हो गया। तो यार इंपॉर्टेंट मैंने हाईवेज वहां पर कवर करवाए हुए हैं, वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, कौन से दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है हर साल। सर हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी 26 जनवरी को मनाया जाएगा, और ये ऑप्शन भी दिया था, अगर आपने ये टिक किया होता तो आपका आंसर गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 जनवरी को नहीं बनाते, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को बनाते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन प्रीएम्बल से आया था। कहाँ से आया था, प्रीएम्बल से आया था। अगर हमने प्रीएम्बल को एक बार देखा होता, बेसिकली प्रीएम्बल है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से अगर ये हमने पढ़ा होता तो हमने इसकी एक लास्ट लाइन पढ़ी होती, जिस लास्ट लाइन में क्या लिखा था, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कह रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होके दिस 26 नवंबर, ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, दिस 26 नवंबर 1949 वी डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होके हम अडॉप्ट कर रहे हैं और खुद को क्या दे रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। प्रीएम्बल में लिखा है ये चीज, तो प्रीएम्बल अगर आपने अच्छे से देखा हो, आपके सिलेबस में मेंशन था, तो आपको इसका आंसर आता होता। प्रीएम्बल को हम आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या भी बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी किसको बोला जाता है, प्रीएम्बल को बोला जाता है। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे बोलो, ये दोनों ही 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। अभी इस साल का नवंबर तो आया नहीं है, तो 2023 में मनाया होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन डे की 2023 की थीम कौन सी, ऑल द प्रोबेबिलिटी कम है पूछे, बट इसको आपको याद रखना है, इसकी थीम थी इंडिया, क्या है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थीम थी 2023 की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था यार, बट आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये कोपन क्लासिफिकेशन को याद रखना इज नॉट एज सच इजी। अभी मैं एक मैप के थ्रू आपको बता दूंगा, बट इतना इस पर टाइम इन्वेस्ट मत करना, जो जो मैं बोलूंगा बस इतना पढ़ के चल जाना, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। एज पर द कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया क्लाइमेट, कोपन क्लासिफिकेशन, कोपन ने बेसिकली इंडिया को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये इनमें से कौन से क्लाइमेटिक रीजन में आता है। अगर आपको नहीं भी आता हो ना, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते थे। सेमी एरिड, एरिड तो नहीं है, एरिड मतलब बंजर काइंड ऑफ, तो वो तो नहीं है यार, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल वाला एरिया, ये तो नहीं है। टुंड्रा टाइप हो सकता है, कोल्ड ह्यूमिड हो सकता है, ट्रॉपिकल भी नहीं है, ट्रॉपिकल नीचे पड़ गया ना, ट्रॉपिकल मतलब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, ये तो उससे ऊपर निकल आए हम, ये भी नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नीचे से पास करता है ना यार, तो ट्रॉपिक क्रॉस करके जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, यार ध्यान से सुनो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यूपी से नीचे जाओ, यूपी से नीचे जाओ, गुजरात वाला एरिया, गुजरात में ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो तो उसके नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल है, उससे ऊपर वाला तो टेम्परेट एरिया, तो ट्रॉपिकल तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं था। इन दोनों में से मार्क करना था, बेसिकली इसका आंसर था टुंड्रा टाइप, ठीक है। टुंड्रा टाइप क्लाइमेट जो है कोपन ने बोला था, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड जो लोअर रीचेस वाला है ना, ये टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट है। उससे ऊपर अगर हम चल जाएं तो वो आइस कोल्ड वाला है। सर ये कैसे आपको पता चला, ये हमें कोपन क्लासिफिकेशन के मैप से पता चला। सर आपने कोई मैप डाला है, तो बिल्कुल डाला है, इस मैप को देख लो। ऑल्दो ये एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है, मैं इतनी नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, PDF शेयर कर दूंगा, देख लेना। देखो यहाँ पर ये जो ई है ना, ई ये क्या बता रहा है, ई स्टैंड्स फॉर, ये नीचे देखो, ई स्टैंड फॉर पोलर टाइप, यहाँ पर पोलर टाइप का क्लाइमेट है।
कौन सा टाइप का क्लाइमेट है? पोलर टाइप का। देखो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल वाला एरिया या तो पोलर टाइप है, पोलर टाइप हायर रीचेस में है, जैसे हाइट में जाएंगे तो पोलर टाइप आएगा। एक ईटी भी है, ईटी स्टैंड फॉर देखो टुंड्रा टाइप, तो आपके ऑप्शन में टुंड्रा टाइप था ना, तो इसका आंसर बेसिकली टुंड्रा टाइप आपने मार्क करा। तो यहाँ से याद करो, ई स्टैंड्स फॉर पोलर टाइप, ई स्टैंड्स फॉर पोलर टाइप, मतलब ये जम्मू कश्मीर जो है, हिमाचल उत्तराखंड वाला एरिया, इसके हायर रीचेस में पोलर टाइप है और टुंड्रा टाइप भी है, तो टुंड्रा टाइप लोअर रीचेस में आ जाता है। इस तरह से आपने इसको याद किया। इस तरह से ये सारे लिखे, जैसे ये लेफ्ट में देखो BWHW, अब ये कोई बी का मतलब होता है, WHW क्यों आता है, इसमें कैपिटल स्मॉल क्यों होता है, इन सब का मीनिंग है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं सब डिवीजन, बट वो बहुत लेंथी टॉपिक है, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अभी, ठीक है। इस टॉपिक में तो बिल्कुल नहीं, अलग से आप बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, बट ये आपने सिर्फ जस्ट एक आइडिया ले लेना, जैसे EET तो याद कर ही लेना जम्मू कश्मीर वाला। अब देखो ये जो BWHW, अगर ये बात करूं, यहाँ पर आपका हॉट डेजर्ट है, यहाँ पर क्या है, हॉट डेजर्ट, उसके बाद यहाँ पे स्टिपिस क्लाइमेट है, तो ये स्टिपिस क्लाइमेट के लिए यूज है। CWH वाला ये मेजर पोर्शन जो है, यहाँ पर मॉनसून टाइप है, ठीक है, मॉनसून टाइप है और ड्राई विंटर्स होती है, सूखी विंटर्स होती हैं। अगर हम ये बात करें, नीचे वाला बहुत बड़ा एरिया जो है डेक्कन का, यहाँ पर ट्रॉपिकल स्वेना टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। AMW अगर हम केरला वाला एरिया में मॉनसून टाइप है, ठीक है, ड्राई सीजन कम होता है, केरला में तो बारिशें ही रहती हैं, तो ड्राई सीजन बहुत कम होता है, तो देखो इसका क्या है, मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, इसमें ड्राई सीजन कम होता है, ठीक है। बट जो AS वाला होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर तो बारिशें नहीं होती है ना इतने ज्यादा, इसमें ड्राई सीजन होता है, तो बेसिकली ये भी मॉनसून है, बट ड्राई सीजन जो है समर में रहता है यहाँ पे। इस तरह से आपने ये चीज़ों, एक बार इसको रिवाइज कर देना तो आपको ये समझ आएगा। DFC देख लेना जरूरी है, अरुणाचल वाला एरिया, यहाँ पे कोल्ड ह्यूमिड जो है विद शॉर्ट समर यहाँ पर होती हैं, ठीक है, अरुणाचल वाले एरिया में। आई होप ये आपको समझ आ गया है। देखो ये मैंने मैप इंक्लूड कर दिया, एक बार आप देखोगे तो आपका ये जो है डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको समझ आ गया। ई और ET तो जरूर याद कर लेना, जो टॉप वाले हैं वो तो हमें जरूर देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। 16 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन में चलो कोशिश करता हूं करवा ही देता हूं। Who among the following given option was the first to launch individual सत्याग्रह in 1940? 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, हर एक बंदा इंडिविजुअली मूव कर रहा था सत्याग्रह के लिए। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह करना। कहने का मतलब है कि मैं आपको बुलाता हूँ कि, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं घर से निकला और मैं रास्ते में लोगों को बोलता जाता हूँ आओ मेरे साथ सत्य के रास्ते में चलो। गांधी जी का आइडियोलॉजी थी। तो पहले कौन से इंडिविजुअल सत्याग्रह थे? बेसिकली सत्याग्रह मूवमेंट 1940 वाले की बात हो रही है। आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त या बाल गंगाधर तिलक। देखो यहाँ पर ना कंफ्यूजन आ गई थी। क्यों आ गई थी भाई? ये पहले बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। इसका आंसर ऑप्शन ए था। ये दूसरे बंदे हैं जो निकले थे इंडिविजुअली, और ये तीसरे बंदे हैं। ये तीनों ही यहाँ पे डाल दिए। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन। इंग्लिश में पढ़ते हो ना जो फर्स्ट पर्सन, मतलब ये पहले पर्सन है जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करा था। जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, ये पहले थे। सेकंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल। थर्ड नंबर पे ब्रह्मदत्त। तो ये आपको समझ आ गया, इधर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे, एक मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कमेंट, इसने बोला था मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल में क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग हैं क्या? बेसिकली आपने पेपर के लिए क्या तैयार करना है, मेनली आपने पेपर के लिए जो गांधी जी वाला फेस है ना, सबसे पहले उस पर फोकस करो। गांधी जी वाला फेस जो है वो अच्छे से, गांधी जी आए ना इंडिया में, कितनी जनवरी में आए थे? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ गांधी जी इंडिया में कब आए थे? सबसे पहले स्टार्ट ही यहीं से करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी इंडिया में, मैं थोड़ी टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। गांधी जब इंडिया में आए, सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, ठीक है। क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह। कब किया था? 1917 में। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये अच्छे से पढ़ो। 1917 में चंपारण। फिर उसके बाद अहमदाबाद में उन्होंने मिल स्ट्राइक करी थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ये भी एग्जाम में पूछता हूँ 1918 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह, केक से याद करता हूँ मैं, ये तीनों सीक्वेंस बन रहती है। चंपारण सबसे पहले, फिर अहमदाबाद, देन खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में। इसको पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। इसको फर्स्ट, आपको एग्जाम में सीधा पूछ लेगा, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसे कहते हैं? तो खेड़ा सत्याग्रह को कहते हैं। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी इन्होंने 1918 में, देन फिर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह को फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, मेन चीजें बताऊं जो गांधी जी ने करा। उसके बाद रॉयलाट एक्ट आया, जो जिसमें किसी को भी उठा लेते थे, उसके अगेंस्ट सत्याग्रह करा। रॉयलाट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह करा। कब करा? सत्याग्रह करा रॉयलाट एक्ट के अगेंस्ट करा इन्होंने 1919 के टाइम में, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या करा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने 1920 से 22 वाला जो पीरियड था इसमें इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, मतलब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोले तो क्या याद करना है, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद आपको कहता है गांधी जी ने क्या किया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, इन्होंने साल्ट जो है वो लॉ ब्रीच करा था। तो ये कब चला था, 1930 से लेकर 34 का टाइम जो था ये गांधी जी के टाइम में। उसके बाद इन्होंने मेन जो स्टार्ट करा था दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो वाली मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी 1942 में। ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद है। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 8 अगस्त, ये भी एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है। 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई, जिसमें इन्होंने डू और डाई वाला नारा भी दिया था। तो ये चीज़ें आपने याद रखें। देखो, मैं पूरी फ्रीडम स्ट्रगल तो यहाँ पे नहीं बढ़ा सकता, बट आपको मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं और मैराथन सेशन भी पढ़े हुए हैं इनके रिलेटेड पहले भी, जो पहले एग्जाम्स हुए हैं, तो वो देख लो। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बाकी क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। इतना जल्दी नहीं करवाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे चाहे टाइम लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहला कहता है राबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। तो राबी क्रॉप जो है वो कब लगाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। राबी क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। राबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। अब जो तो होंगे सिटी के बच्चे उनको आएगी प्रॉब्लम, और जो होंगे गांव के बच्चे उनको ये पता है। बस उनको इतना मुझे बताना है, उनके लिए इतना ही है सिर्फ कि खरीफ क्रॉप जो होती है उसमें लगती है क्या, मक्की मेज और राइस, वो होती है खरीफ क्रॉप। राबी क्रॉप वो होती है जिसमें लगती है हमारी वीट। अब अभी सभी जो गांव के लोग होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम की, अभी ये तो सुपरवाइजर सारी फीमेल ही कैंडिडेट हैं, तो जो गांव के होंगे उनको पता होगा अभी कटने होगी, अभी मक्की का टाइम आ गया। ठीक है, उनको पता है। अब ये रबी क्रॉप्स की बात हो रही है, तो रबी क्रॉप जो है बेसिकली अक्टूबर नवंबर में लगती है, और आपको पता है कि मार्च अप्रैल में वो कट जाती है, ये हम सबको पता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब मुझे एक चीज बताओ, रबी क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। अगर रबी क्रॉप्स को ज्यादा पानी की जरूरत होती तो मानसून के टाइम पे लगती, वो जुलाई के टाइम पे लगनी चाहिए थी ना। तो सबसे ज्यादा बारिशें तो इंडिया में मानसून की वजह से होती हैं। इसका मतलब जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ। इनको गर्म मौसम चाहिए ग्रो करने के लिए। भाई अगर इनको गर्म मौसम चाहिए होता तो ये अक्टूबर नवंबर में लगती। ये अक्टूबर नवंबर में हम इनको लगाते हैं। दिसंबर का महीना, जनवरी के टाइम और फरवरी के टाइम में ये ग्रो करती हैं। जनवरी और दिसंबर जनवरी के टाइम में मेनली ये ग्रो करती हैं। तो वो गर्मियों का टाइम होता है, नहीं वो सर्दियों का टाइम होता है। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता है ना, आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे ओनली 1। इसमें कुछ इतना सोचने वाला नहीं था, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए था। मैं आपको तीनों क्रॉप्स बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप खुद कर लोगे। देखो, सबसे पहली बात, 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं। वी हैव खरीफ क्रॉप, वी हैव रबी क्रॉप्स एंड वी हैव जायद क्रॉप्स। ठीक है, जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो आप मेनली खरीफ क्रॉप कब लगाते हो? खरीफ क्रॉप जो है बेसिकली आप कब लगाते हो, ये जो मई जून का टाइम होगा। अब आप खरीफ क्रॉप लगा रहे हो, अभी मक्की वगैरह लगा रहे हो ना, तो मई जून के टाइम में आप खरीफ क्रॉप लगाते हो, और इस खरीफ क्रॉप को आप मई जून में लगा देते हो, आपको ये पता है। ठीक है, उसके बाद जो है रबी क्रॉप, अगर मैं बात करूँ रबी क्रॉप हम कब लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर के टाइम हम रबी क्रॉप लगाते हैं, और ये कब हार्वेस्ट होती है, ये हार्वेस्ट हो जाती है मार्च अप्रैल। अब ध्यान से एक स्टोरी सुनना, मार्च अप्रैल में, मार्च में ही ये हार्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, मार्च में हार्वेस्ट हो जाती है। अब ये मार्च से लेकर मई के बीच का टाइम जो है, देखो मार्च में जो है रबी क्रॉप तो हार्वेस्ट होगी, मार्च से लेके मई के टाइम के बीच में हम क्या लगाते हैं, ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप में वो क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल सीजनल फ्रूट लगा दिया, वेजिटेबल लगा दिया, जो 2 महीने में तैयार हो जाती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ज़ैद क्रॉप जो है वो कब लगती है, रबी क्रॉप के बाद लगती है, खरीफ क्रॉप के बाद लगती है। तो ज़ैद क्रॉप जो है रबी क्रॉप के बाद लगती है और खरीफ क्रॉप के पहले लगती है, क्योंकि देखो रबी सितंबर अक्टूबर, अभी स्टार्ट करो यार, जिस मौसम पे हो वहीं स्टार्ट करो। आपने अभी वीट काटी है, वीट काटी, इसका मतलब आपने वीट कब लगाई थी, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में वीट लगाई थी, और आपने वीट जो है अपनी जो है मार्च में काट दी, मार्च अप्रैल से लेकर अभी सब्जियां लगी होंगी, मार्च अप्रैल से लेकर मई जून के बीच में आपने सब्जियां और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो लगाया होता है और खाया भी होता है। ठीक है, अब आपका जून का आगे मौसम आ गया, मई जून का, अब आप क्या लगा दोगे, आप मक्की और क्या लगा दोगे, मक्की और राइस वगैरह लगा दोगे, और जुलाई में बारिशें जब होंगी वो अच्छे से तैयार हो जाएंगी, और फिर आप उसको सितंबर वगैरह में काट दोगे। ठीक है, तो इस तरह से खरीफ, रबी और ज़ैद क्रॉप अपने याद रखें। खरीफ क्रॉप की एग्जांपल क्या है, खरीफ क्रॉप की एग्जांपल हमारी मेस हो गया, राइस हो गया, डिफरेंट पल्सेस भी हैं। रबी क्रॉप्स में हमारे पास कौन सी आ जाती है, मेनली वीट आ जाती है, उसका ग्राम, पीस, बार्ले, ये सारी रबी क्रॉप्स है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रबी क्रॉप कौन सी, खरीफ क्रॉप कौन सी। आपको क्रॉप्स वाले टॉपिक में मैंने सारा पढ़ा है, उसको एक बार देख लेना, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल की ग्रोथ का डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज,
नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब होता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये डेमोग्राफी वाला टॉपिक है, मैंने बताया हुआ है वहां पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए, उनको कवर कर लेते हैं। देखो जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करा था ना, कल आपका लेक्चर नहीं हो पाया, आज भी लेक्चर नहीं लाने की प्रोबेबिलिटी थी, मेरी हेल्थ 1-2 दिन से ठीक नहीं है, बट मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर पाऊंगा, बट अब मुझे लग रहा है कि अब 58 मिनट हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 2 क्वेश्चन रह गए, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि स्टार्ट कर दिया करो, सुबह मॉर्निंग में उठ तो पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, तो स्टार्ट कर दे। मैंने भी, मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने आपको टाइम नोटिफाई करवा दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार टाइम नोटिफाई करवा दूंगा मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया और देखो कंक्लूड भी हो गया, अदरवाइज मैं छोड़ देता तो छूट ही जाता, फिर बर्डन पड़ जाता हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय ईच अदर। या ये 10 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल्स देख के जाना, फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन वाले टॉपिक में कवर करवाया था। देखो वी हैव अंडमान आइलैंड्स एंड वी हैव निकोबार आइलैंड। इस क्वेश्चन में कहता है कि अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड को सेपरेट कौन सी चैनल करते हैं। इस मैप को थोड़ा जूम करेंगे, इसमें और भी कुछ चीज़ें बतानी है। देखो ये है अंडमान हमारा ग्रुप, हमारा आइलैंड का ग्रुप, ये है निकोबार ग्रुप नीचे वाला, ठीक है। इनको कौन सी चैनल सेपरेट करिए, 10 डिग्री चैनल, ये तो रट लो, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करते हैं। अब अंडमान और निकोबार में सिर्फ इतना थोड़ी याद रखना, कुछ और भी पूछ सकते। देखो अंडमान में सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, देन वी हैव मिडल अंडमान, देन वी हैव साउथ अंडमान, देन वी हैव लिटिल अंडमान। देखो नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटल, ये चीज 4 याद करो। अंडमान कैसे हैं, नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटल, ये सीक्वेंस है इनकी, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कौन सी है, ध्यान से सुनो। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, आपको पता है। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, ऑप्शन में आ जाएगा नॉर्थ अंडमान में है, मिडल में है, साउथ में। तो मैप देखा होगा तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि किस में है, साउथ अंडमान में, तो अब आपको भूलेगा नहीं। तो ये 2 चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी, ठीक है। और एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है डंकन पैसेज किस किस के बीच में। देखो ये डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज किस किस के बीच में है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। समझ आ गया, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको एग्जाम में एक चीज पूछता है, निकोबार में पूछेगा कार निकोबार ऊपर है या ग्रेट निकोबार ऊपर है। तो देखो कौन सा ऊपर है, कार निकोबार, ये ऊपर है, और ग्रेट निकोबार कहां पर है, नीचे है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको बताया था, क्या कि सबसे नीचे कौन सा है, लैंड मास में बात करें सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, बट वो लैंड मास में। ओवरऑल इंडिया में सबसे नीचे, सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। आपको एग्जाम में पूछेगा इंदिरा पॉइंट कहां पर है, कार निकोबार में है, ग्रेट निकोबार, आपको कहां पर दिखा है, ग्रेट निकोबार में। तो याद रखना जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। इस तरह से मैप देखा जाता है। अब आप रटो मत, सिर्फ ऐसे रखोगे 10 डिग्री चाइना इसके बीच में है, डंकन पैसेज इसके बीच में, भूल जाओगे, मैं गारंटीड कहता हूं भूल जाओगे एग्जाम में जाए। बट इस तरह से अगर मैप देखोगे ना, वी हैव नॉर्थ अंडमान, वी हैव मिडल, देन वी हैव साउथ, देन वी हैव लिटिल, इन दोनों के बीच में डंकन पैसेज। ये 10 डिग्री चैनल आ गया, ऊपर कार है और नीचे ग्रेट है, ठीक है। कार है, नीचे ग्रेट, और ग्रेट में हमने इंदिरा पॉइंट देखा था। तो ये आपको कभी भी चीजें भूलेंगे नहीं, तो इस चीज तरह से आपने चीजों को याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल, वो सेपरेट करता है हमारा ग्रेट अंडमान को सॉरी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इन स्पेसिफिक बात करें तो सबसे नीचे वी हैव लिटिल अंडमान और सबसे ऊपर वी हैव कार निकोबार, इन दोनों को सेपरेट करता है हमारा 10 डिग्री चैनल। इसी तरह 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल भी एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। इस बार अंडमान का पूछा, अगले बार लक्षद्वीप का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। इनमें से कौन सी वैली के पास सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। नुब्रा वैली, साइलेंट वैली, डून वैली या नीलम वैली। देखो सियाचिन ग्लेशियर है नुब्रा वैली के पास, कहां पर है, नुब्रा वैली के पास। इसका भी मैप यहाँ पे डाला हुआ है, मैप के थ्रू आपको थोड़ा रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। यह हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर, जिसके 2 विभाग इन्होंने कर दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ पोर्शन चाइना ने हेल्ड करा हुआ है, कुछ पोर्शन हमारा पाकिस्तान में। ये हमारा अभी एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर का इतना पोर्शन है हमारे पास, ये हमारा चाइना के पास है, ये पीओके वाला एरिया है, गिलगिट पीओके का पार्ट है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर नहीं घुसेंगे ज़्यादा, आपको मेन चीज़ मैंने यहाँ पर सिखानी है, क्या है बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये है, ये कहाँ पे, सियाचिन, इसी के नीचे यहाँ पे नुब्रा वैली है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बाद नुब्रा वैली, ये याद रखना। यहाँ पर एक सक्षम वैली भी है, ये याद रखो, ये क्या है, सक्षम वैली, सक्षगम वैली। बेसिकली ये क्या है, सक्षम वैली इंडिया का ही पार्ट था, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में था, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने इसको किसको गिफ्ट कर दिया, चाइना ने कर दिया, ठीक है। तो ये सक्षम वैली कहाँ पर है, ये भी याद कर लो। सियाचिन ग्लेशियर पता होना चाहिए, जम्मू है, श्रीनगर है, कारगिल है, लेह है, यहाँ पर क्या पासिस वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। ज़्यादा नहीं देखना है इसमें, तो इतनी चीज़ आप याद कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। आपको लेक्चर पसंद आया होगा,
लेक्चर एंड करने से पहले मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है और OMR शीट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी। OMR शीट आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो मॉक टेस्ट में ज़रूर इनरोल करो। 1 जून को आपका पहला मॉक टेस्ट है। यहाँ पे मॉक टेस्ट शेड्यूल देख लो, 1 जून को आपका पहला मॉक टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं, OMR शीट पे हो रहे हैं। इन टेस्ट को ज़रूर देखना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके टेस्ट की वैल्यू पता चलेगी, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ। तो डू इनरोल, बहुत मिनिमल चार्ज में। आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर करता ही रहता हूँ, साथ में ना यहाँ पर भी आप वीडियोस में जाना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हाउ टू इनरोल फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 7-8 मिनट की वीडियो, उसको देख लेना, आपको पता चल जाए किस तरह से इनरोल करना है, किस तरह से OMR शीट डाउनलोड करनी है। OMR शीट डाउनलोड करना, उसके 5 प्रिंट निकाल देना, हर दिन उस OMR शीट को भरना जिस दिन टेस्ट होगा, बिल्कुल जैसे रियल टाइम एग्जाम होता है वैसे देना। आंसर कीज आएगी, आंसर की साथ मिलाना और अपना स्कोर देना, ठीक है। मैं एनालिसिस वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारा कंटेंट और इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, एटलीस्ट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। पहली बार मैंने आपको बोला है, तो अगर आप देख रहे हो, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आए तो डू सब्सक्राइब। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे हम, ठीक है। ओके।